नमस्कार दोस्तों, तेजस फाइटर जेट की कॉम्बैट रेंज तो सिर्फ 500 किलोमीटर है, जबकि JF-17 की कॉम्बैट रेंज 1200 किलोमीटर है। तो तेजस JF-17 से अच्छा कैसे हुआ? साथ ही इसी वीडियो में जानेंगे कि एयर रिफ्यूलिंग के साथ साथ फाइटर जेट्स में मिसाइल्स को भी हवा में ही रीलोड क्यों नहीं किया जाता है। ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जय जोशी जी का सवाल है कि तेजस फाइटर जेट का कॉम्बैट रेडियस सिर्फ 500 किलोमीटर का है, जबकि पाकिस्तान के JF-17 का कॉम्बैट रेडियस 1200 किलोमीटर का है। तो यह JF-17 से बेहतर कैसे हुआ? दोस्तों, JF-17 एक पुराना रशियन डिजाइन है जिसमें चाइनीज एवियोनिक्स और रशियन इंजन लगाया गया है। तेजस भी JF-17 की तरह ही लाइट वेट कैटेगरी का फाइटर जेट है, जिसमें रिलायबल और खास तौर पर फ्यूल एफिशिएंट अमेरिकी F404 इंजन लगाया गया है। अगर आप तेजस और JF-17 के एम्प्टी वेट को जांचेंगे तो पाएंगे कि JF-17 का एम्प्टी वेट 7965 किलोग्राम है, जो तेजस मार्क 1 जेट के एम्प्टी वेट से लगभग 1400 किलोग्राम ज्यादा है। यानी JF-17 तेजस से ज्यादा भारी वजन रखता है। दोनों ही जेट की इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी लगभग एक जैसी है। दोनों में ही एक जैसे डायमेंशन और वजन वाले इंजन्स लगे हैं। दोनों की मैक्सिमम थ्रस्ट भी एक जैसी है। हालांकि रशियन RD-93 इंजन ज्यादा मेंटेनेंस वाला, कम फ्यूल एफिशिएंट, स्मोकी इंजन माना जाता है, जबकि अमेरिकी F404 इंजन ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। तेजस मार्क 1 की इंटरनल फ्यूल पर रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है, जबकि ज्यादा भारी और कम फ्यूल एफिशिएंट इंजन वाले JF-17 की इंटरनल फ्यूल पर रेंज लगभग 1800 किलोमीटर है। दोनों की फेरी रेंज 3000 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन इनके लिए एक्सटर्नल ड्रॉपेबल फ्यूल टैंक्स लगाने पड़ते हैं। तो अब सोचिए कि तेजस की इंटरनल फ्यूल पर रेंज भी ज्यादा है, तो इसका कॉम्बैट रेडियस 500 किलोमीटर कैसे रह गया, जबकि JF-17 का कॉम्बैट रेडियस 1200 किलोमीटर तक कैसे बढ़ गया? दोस्तों, ये सब डेटा की हेराफेरी करके यानी चालाकी दिखाते हुए किया जाता है। कैसे? देखिए, कॉम्बैट रेडियस उस डिस्टेंस को कहते हैं जिसमें फाइटर जेट सिर्फ अपने इंटरनल फ्यूल पर टेक ऑफ करे, दुश्मन के इलाके में एक निश्चित दूरी तक जा सके, वहां दुश्मन के फाइटर जेट से एरियल एनकाउंटर कर सके या सही जगह को आइडेंटिफाई करके लेजर गाइडेड मिसाइल्स को लॉन्च कर सके। उसके बाद दुश्मन के फाइटर जेट और उनके एयर डिफेंस सिस्टम से बचते हुए तेज मैन्यूवर्स करते हुए इंटरनल फ्यूल के भरोसे ही वापस अपने एयरबेस तक आ सके। कॉम्बैट रेडियस में कई पैरामीटर्स की वजह से वेरिएशंस आते हैं, जैसे स्पीड कितनी रखी गई, कितने वजन की मिसाइल्स को कैरी किया गया, फाइटर जेट का एयर ड्रैग रेशियो कैसा है, एक्सेट्रा। इसी कॉम्बैट रेडियस पैरामीटर को जब F-16 जेट के लिए चेक करते हैं तो F-16 का कॉम्बैट रेडियस है 546 किलोमीटर, यानी तेजस से जरा सा ज्यादा। F-16 भी इंटरनल फ्यूल पर लगभग 2000 किलोमीटर की रेंज रखता है, लेकिन जब JF-17 को चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि इंटरनल फ्यूल पर 1800 किलोमीटर की रेंज रखने वाले JF-17 की कॉम्बैट रेंज 1200 किलोमीटर बताई गई है, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर खेल यह हुआ है कि JF-17 के कॉम्बैट रेडियस को एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के साथ दिखाया गया है, जो कॉम्बैट रेडियस को मापने का सही तरीका नहीं है। सिर्फ इंटरनल फ्यूल पर JF-17 का एक्चुअल कॉम्बैट रेडियस भी लगभग 500 किलोमीटर ही रहेगा। चाइना ने अपने J-10 जेट की कॉम्बैट रेंज भी इसी तरह से बढ़ा चढ़ाकर 1240 किलोमीटर बता रखी है, जबकि इंटरनल फ्यूल पर यह 1850 किलोमीटर तक ही उड़ सकता है। तो यह J-10 जेट 1240 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन के फाइटर जेट से टक्कर लेकर वापस 1240 किलोमीटर तक कैसे आएगा? ज्यादातर चाइनीज मेड फाइटर जेट्स की परफॉर्मेंस को इसी तरह से इन्फ्लेटेड करके बताया जाता है, ताकि आम जनता और सोशल मीडिया में उनके फाइटर जेट का अच्छा परसेप्शन बन सके। तेजस जेट के साथ प्रॉब्लम यह है कि इसको गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी बना रही है, जो प्रोडक्ट तो अच्छा बनाते हैं लेकिन उसकी मार्केटिंग करने में पीछे रह जाते हैं। ग्रिपिंग जेट के प्रमोशनल वीडियोस को देखिए, कितनी अच्छी तरह से स्वीडन अपने फाइटर जेट को प्रमोट कर रहा है। HAL को पता है कि आम जनता उनके प्रोडक्ट को बाय नहीं कर सकती है, इसलिए आम जनता को पूरी सच्चाई ना पता हो तो भी कोई बात नहीं,
लेकिन उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि आम जनता के पास सोशल मीडिया की पावर है और इससे किसी प्रोडक्ट की अच्छी या बुरी इमेज बनाने में सहायता मिलती है। हथियार बनाने वाली विदेशी कंपनियां नहीं चाहती हैं कि भारत का स्वदेशी फाइटर जेट प्रोजेक्ट सफल हो और इसीलिए तेजस को लेकर नेगेटिव इमेज मीडिया में जानबूझकर फैलाई जाती है। दोस्तों, यहां हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत के लिए तेजस अभी फ्रंटलाइन फाइटर जेट नहीं है। इस रोल के लिए राफेल और सुखोई 30 MKI मौजूद हैं। तेजस मार्क 1 को मिग 21 को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है और इसको एक पॉइंट डिफेंस फाइटर जेट का रोल निभाना होता है। इसके तहत इसे खास एसेट्स जैसे एयर बेसिस आदि को दुश्मन के फाइटर जेट से बचाए रखना होता है। इस काम के लिए 2000 किलोमीटर की इंटरनल फ्यूल पर रेंज, 3200 किलोमीटर की रेंज एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स के साथ और 500 किलोमीटर का कॉम्बैट रेडियस मोर देन एनफ है, यानी जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा ही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजीव जी का सवाल है कि जैसे एयर रिफ्यूलिंग की जाती है, क्या वैसे ही फाइटर जेट्स पर हवा में ही मिसाइल्स को रीलोड किया जा सकता है? देखिए, यह कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है। फाइटर जेट्स अपने एयर बेस से जिन मिसाइल्स को लेकर उड़ते हैं उन्हें दुश्मन के स्ट्रेटेजिक एसेट्स जैसे कमांड सेंटर या एयर बेस पर लॉन्च करके दोबारा एयर बेस पर लैंड करने की जगह ये फाइटर जेट एयर टैंकर जैसे एरियल मदरशिप के पास जाएं, जो इनमें ना सिर्फ ज्यादा रेंज के लिए फ्यूल भर दें बल्कि पावरफुल मिसाइल्स को भी लगा दें। इससे फाइटर जेट कुछ ही मिनट्स में वापस लड़ाई के मैदान में दुश्मन के इलाकों में एयर स्ट्राइक करने के लिए पहुंच जाएगा। दोस्तों, ये सब सुनने में और इमेजिन करने में तो काफी अच्छा लगता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, लेकिन इसमें इतना रिस्क इन्वॉल्व है कि कोई भी देश ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहा है। काफी पहले इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। ऐसे फाइटर जेट्स को पैरासाइट फाइटर जेट्स कहा जाता था। इनमें गोबलिन जैसे छोटे जेट्स को मदरशिप से लॉन्च किया जाता था और जब ये अपना मिशन पूरा करके आते थे तो वापस एक हुक की सहायता से इन्हें ऊपर मदरशिप में खींच लिया जाता था। वहां पर इनमें दोबारा फ्यूल भरा जाता था और दोबारा से मिसाइल्स लगाकर इन्हें फिर से लॉन्च कर दिया जाता था। लेकिन यह एक्सपेरिमेंट ज्यादा सफल नहीं रहा था। दोस्तों, मौजूदा समय की बात करें तो कई बार एयर टू एयर फ्यूल रिफ्यूलिंग के समय ही फाइटर जेट को एयर टर्बुलेंस का सामना करना पड़ता है, जिससे काफी फ्यूल फाइटर जेट के ऊपर ही गिर जाता है। लेकिन इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यह फ्यूल तेज हवा में इवेपोरेट होकर हट जाता है। लेकिन अगर हम हवा में ही मिसाइल्स को रिलोड करते हैं तो यहां पर बात हो रही है हंड्रेड्स ऑफ किलोग्राम वजनी मिसाइल्स की, जिन्हें बिल्कुल एक्यूरेटली उनके अंडरविंग पाइलोन पर सेट करना पड़ेगा। उनके इंटीग्रेशन और रिले मैकेनिज्म को चेक करना पड़ेगा। इसमें काफी समय लग जाएगा और इतनी देर तक फाइटर जेट और मदरशिप एयरक्राफ्ट को एक साथ उड़ाना बेहद चैलेंजिंग रहेगा। जरा सा एयर टर्बुलेंस हुआ तो मिसाइल अपनी जगह से हटकर फाइटर जेट के एयरफ्रेम से ही टकरा जाएगी, जिससे एक्सप्लोजन हो सकता है। इससे ना सिर्फ फाइटर जेट डैमेज हो जाएगा बल्कि मदरशिप भी क्रैश हो सकता है। दोस्तों, कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें फाइटर जेट में लगी मिसाइल्स ही फाइटर जेट से टकराकर उस फाइटर जेट के क्रैश होने का कारण बनी हैं। दोस्तों, रिफ्यूलिंग को तो ऊपर से नीचे की तरफ प्रोसेस किया जाता है, लेकिन ज्यादातर फाइटर जेट में मिसाइल्स तो फाइटर जेट के विंग्स के नीचे मौजूद पाइलोन पर लगाई जाती हैं। इसके लिए फाइटर जेट को इस मदरशिप के ऊपर उड़ाना पड़ेगा। ऐसे में मिसाइल्स अगर फाइटर जेट के एयर इनटेक की तरफ हिली तो ये मिसाइल अंदर ही खींचने लगेगी, जिससे यह मिसाइल फट पड़ेगी। पहले के समय में कई फाइटर जेट्स में विंग्स के ऊपर भी मिसाइल्स को लगाया जाता था, लेकिन यह तरीका ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था, इसीलिए अब ऐसा नहीं किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा एक डर यह भी बना रहेगा कि इस प्रोसेस के दौरान मदरशिप और फाइटर जेट को काफी समय तक एकदम स्टेबल रखना पड़ेगा। इतनी देर का फायदा उठाते हुए दुश्मन लॉन्ग रेंज की एंटी अवाक्स या एंटी एयर टैंकर मिसाइल को लॉन्च करके इस मदरशिप को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। दोस्तों, अब के ज्यादातर फाइटर जेट्स 6000 से लेकर 7000 किलोग्राम के टोटल वजन की मिसाइल्स को लेकर टेक ऑफ कर सकते हैं। दुश्मन के फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट करते हुए या उनको चकमा देते हुए कुछ ही मिसाइल्स को लॉन्च करने का मौका मिल पाता है। यानी जब फाइटर जेट एक्चुअल लड़ाई में अपने मिशन के बाद वापस आता है तब भी इसमें मिसाइल्स बची रहती हैं।
इसलिए इन्हें हवा में ही रीलोड करने की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ, फ्यूल जरूर कम होने लगता है, इसलिए रिफ्यूलिंग ही हवा में ही हो जाए तो फाइटर जेट ज्यादा समय तक हवा में रहकर अपने मिशंस को पूरा कर सकता है। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।